दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों आज हम खड़े हैं क्रांति स्तंभ। आपने बहुत सारी जगह देखी होंगी, अशोक स्तंभ और भीमा कोरेगांव स्तंभ, और पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ये बहुजन क्रांति स्तंभ बनाया है। और इस समय हमारे साथ इस बहुजन क्रांति स्तंभ से जुड़े हुए कार्यकर्ता और जो टीम है जिन्होंने बनाया है, जिनके नेतृत्व में ये बना है, ये हमारे सामने खड़े हैं। राजकुमार गौतम जी, बीपी अशोक, जो आईपीएस अधिकारी हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस क्रांति स्तंभ में ऐसा खास क्या है। तो ये अशोक जी आप बताएं। देखिए, ये बात है सन 2018 की। दिनांक 20 मार्च को भारत में SC/ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से कमज़ोर कर दिया गया था, और उसमें ये कहा गया था कि जांच के बाद केस लिखे जाएंगे, तो उससे काफ़ी कमज़ोर हो गया था। इस बात को सुनकर SC/ST एक्ट है जी, जो दलितों के अपमान करने पर या उनके साथ अत्याचार उत्पीड़न करने पर लगता है, जो FIR लिखी जाती है। जी, वो FIR सीधे ना लिख करके उसमें जांच के बाद लिखी जाएगी। गिरफ्तारी के लिए उसमें परमिशन लेनी होगी अपने से ऊपर के। नहीं, आप मिला करके आप जैसे पुलिस अधिकारी हैं, तो उस FIR को आप किस तरीके से कमजोर मानते हैं? FIR होगी ही नहीं, ये थाना आदेश जांच के बाद होगी, और गिरफ्तारी सीनियर अधिकारी के परमिशन के बाद होगी। ये एक्ट जबकि ऐसा था जिसमें गिरफ्तारी तुरंत होनी थी। ये माना गया था कि शेड्यूल कास्ट के लोग बाग कोई फर्जी FIR नहीं लिखाते, वो इतने कमज़ोर हैं कि उनके साथ उत्पीड़न पूरी तरह से सत्य ही होता है, ये मान करके लिखा गया था। फिर भी FIR में आईओ की पावर्स होती हैं, सुपरवाइजरी ऑफिसर है उसकी पावर्स होती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्णय लिया, उस निर्णय से पूरे देश का जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब था वो बहुत आहत हुआ। और 2 अप्रैल को ये प्रोग्राम बनाया गया था कि 2 अप्रैल को ज्ञापन देंगे। उसमें डॉक्टर देवी सिंह अशोक ने और हम लोगों ने ये प्रयास किया कि शांतिपूर्ण ज्ञापन दिया जाए। देवी सिंह अशोक जी के बारे में बताइए। देवी सिंह अशोक जी गुलाम सराय के रहने वाले हैं, जहां आप खड़े हुए हैं। वो रिटायर्ड IG हैं और PhD DLED LLB रहे हैं। पूरे देश के अंदर सेमिनारों के माध्यम से या वैसे पुलिस कार्य से, और जो पब्लिक वेलफेयर के काम होते हैं और जो बुद्धिस्ट मिशन भी काम होते हैं, उनमें अपने आप में वो उनकी एक पहचान है। इस समय अस्वस्थ चल रहे हैं, वरना वो भी आज इस कार्यक्रम में होते। तो ये जो एक्ट है, इसको कमज़ोर करने की वजह से पूरे देश के अंदर जो लोगों को भावनात्मक चोट लगी, उसके कारण 2 अप्रैल को विभिन्न जगह लोगों ने कहा कि हम बंद करेंगे। इसका कोई एक संगठन नेता नहीं था, इसका कोई एक पार्टी नेता नहीं थी, इसका कोई एक व्यक्ति नेता नहीं था। इसमें जो अम्बेडकरवाद से उपजी हुई जागरूकता थी, वही इस आंदोलन का नेता थी। और इसमें एकाएक लगभग सुबह 6-7 बजे हर घंटे पूरे देश के हर चौराहे पर भीड़ बढ़ने लगी। पुलिस की व्यवस्था कुछ जनपदों में अच्छी की गई थी। ये कौन लोग थे जो भीड़ बढ़ा रहे थे? जो भीड़ बढ़ी थी वो शेड्यूल कास्ट के वो लोग थे, जो लोग जागरूक थे। अम्बेडकरवाद जिनके अंदर आ गया था, उसमें सभी पार्टियों के, सभी संगठनों के लोग थे। और देश का मुश्किल से कोई चौराहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड ऐसा होगा जहां पर इस बात को लेकर के लोगों ने ज्ञापन ना दिया हो, नारेबाजी ना की हो। सब जगह उसमें कुछ शरारती तत्व आ गए उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, और उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। कई जगह पुलिस चौकी फूंक दी। उससे पुलिस के द्वारा भी एक्शन लिया गया, और उसमें लगभग 13 जो बच्चे थे उनकी जान चली गई थी। इसमें लगभग 1 बजे यह हाल हो गया था। राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के हर जनपद जो खबर आ रही थी, लोगों का खून खौल रहा था। और लगभग 1 बजे मैंने सशर्त इस्तीफा दे दिया था नौकरी से, और ये अपील की थी 7 बिंदुओं की। तब आप कहाँ पर? मैं उस समय ट्रेनिंग विभाग में था। लखनऊ? जी, लखनऊ में पूरे स्टेट के वो देख रहा था, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। न्यायपालिका के अंदर रिजर्वेशन हो, निजी क्षेत्र के अंदर रिजर्वेशन हो, और इस तरह की चीज़ें मांग करके साक्षात्कार विहीन हो परीक्षाएं सारी, जहाँ भी बेईमानी होती है, जातिवाद होता है, वो चीज़ें खत्म की जाए। साक्षात्कार विहीन क्यों मांग रहे? साक्षात्कार के द्वारा शेड्यूल कास्ट के, OBC के लोगों को कम नंबर दे करके उनके साथ अन्याय होता है, ताकि वो जनरल सीट पे ना आ जाएं, ये प्रयास किया जाता है।
इसलिए हम उनको लोग बाहर रखने के लिए सर, उनको बाहर रखने के लिए साक्षात्कार में उनको कम नंबर दिए जाते हैं। उसके बहुत से उदाहरण हैं, इसको माना भी गया, बहुत लोगों ने माना है। और कई स्टेट ने क्या, इसी में जब हमने मांग की थी उसके अगले दिन ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की तरफ से एक आदेश हुआ था, साक्षात्कारों के नंबर कम किए गए थे पीसीएस के माध्यम से, तो काफ़ी असर हुआ था। और इसमें शाम तक काफ़ी हिंसा भड़क गई और शाम तक अपने आप जो अपील की गई हम लोगों के द्वारा, तो निश्चित रूप से कंट्रोल भी हो गया। इसमें काफ़ी लोग बहुजन शक्ति संघ के थे और कई और जो दलित संगठनों संगठनों के लोग थे और अधिकतर SC ST OBC के लोग ही सड़क पर आए थे। बाबा साहब के आंदोलन से जो संगठन थे, जी वो लोगों ने वही लोग आए थे। इसमें फिर ऐसा हुआ कि 9 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया था मुरादाबाद में। श्री प्रेम प्रकाश जी, उन्होंने बीच में वार्ता की थी और बुला करके मुझे कहा कि आप नौकरी मत त्यागिए, हम SC ST एक्ट को लगभग 1 महीने के अंदर बहाल कर देंगे। और 9 जुलाई को ये वार्ता हुई थी, 9 अगस्त को SC ST एक्ट को बहाल कर दिया गया संसद के द्वारा। मतलब ये आपकी जीत थी, ये संसद ये में पूरा अम्बेडकरवाद की जीत थी। अच्छा, वार्ता भले ही हमसे हुई हो, ये सरकार की वो है और हम तो धन्यवाद देंगे पूरी तरह से, लेकिन उस समय माननीय प्रेम प्रकाश जी जो ADG थे मुरादाबाद में, उन्होंने एक अच्छा रोल निभाया और इतनी बड़ी उपलब्धि हुई कि 9 अगस्त को ये बिल संसद ने पास कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको वैध करार कर दिया। इसमें जो 13 बच्चे थे, मतलब जो उनकी वो जो शहीद हुए थे जी, उनकी शहादत शहादत कामयाब हुई और निश्चित रूप से उनके माँ बाप को क्षति हुई, पूरे समाज को क्षति हुई। ये सब युवा थे, बच्चे थे, ये बड़े होकर के निश्चित रूप से अपना सुख में अपना जीवन यापन करते, अपना परिवारों को पालते, लेकिन निश्चित रूप से उनके साथ ये अन्याय हुआ कि उन्हें मार दिया गया। लेकिन उनकी शहादत हमेशा हमेशा याद रहेगी। इसके लिए हमारे गांव में श्री रूपराम जी हैं, उनके नेतृत्व में एक ट्रस्ट बनाया गया, उसमें देवेंद्र जी हैं, उसमें आप खुद जगन्नाथ गौतम जी आप भी हैं, मिस्टर किशन सिंह हैं और वीर सिंह जी भी हैं, देवेंद्र कुमार अशोक जी हैं, मदन पाल अशोक जी हैं, करण लाल अशोक, कुमार पाल जी हैं और ये अजब सिंह जी यहाँ खड़े हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा, रणवीर सिंह जी हैं, वो यहाँ नहीं है, श्री अभय हैं, ये सब लोग थे, राजपाल जी हैं। इन सब लोगों का नाम यहाँ पर अंकित भी है स्तंभ के ऊपर। और लोगों ने बड़ा सहयोग किया, पूरे देश से ही नहीं, अमेरिका से भी, इंग्लैंड से भी लोगों ने सहयोग किया और निश्चित रूप से ये 3-4 महीने में बन के खड़ा हो गया था। हमारी जो टीम थी रूपराम जी के नेतृत्व में लगातार इस पर काम करती रही। यहाँ तक कि जो 4-4 साल के बच्चे थे उन्होंने भी ईंटें ढोई। महिलाओं ने बिना मजदूरी लिए काम किया, पुरुषों ने काम किया। जो लोग MA LLB पढ़े लिखे हैं, PhD किए हुए हैं इस गांव के, उन्होंने अपना श्रमदान करके यहाँ काम किया गया। और पहले ये एक स्कूल की ज़मीन थी, इसके जो और कमरे हैं इन कमरों में अन्य व्यवस्था भी की, मीटिंग हॉल भी बनवाया और साथ में अब एक जिम भी बना दिया गया है यहाँ। तो निश्चित रूप से ये बहुजन क्रांति स्तंभ समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। लेकिन जो मुझे पता चला है, जानकारी पहले भी इस मुद्दे पर एक स्टोरी की थी और वो चली भी थी काफ़ी, कि ये जो जिनके आपने स्केच लगाए हुए हैं, इनके आपके संगठन में मूर्तियां भी बनाई थी और शासन प्रशासन, जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन उन मूर्तियों को लगाने की अनुमति नहीं दे रहा। तो इसमें अनुमति की क्या ज़रूरत है? देखिए, 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश किया था कि निजी क्षेत्र में भी, निजी खेत में, निजी भूमि में, निजी घर में भी, वो आदेश थोड़ा सा ज़्यादा उसकी पहुंच ज़्यादा कर दिए और उसकी परिभाषा को पुलिस के द्वारा बहुत ही गलत तरीके से यूज़ किया जाता है। और हम लोग कानून के मानने वाले हैं, संविधान के मानने वाले हैं, कोई भी ऐसा काम करना नहीं चाहता। खुद IPS या पुलिस जी, किसी हमारे गांव वाले को पूछताछ भी की जाए तो हमने अपनी टीम को भी समझाया, वो मान भी गए अपने आप, कानून के मानने वाले हैं, कि हम बिना अनुमति के ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। और वो जो आदेश है वो अपने आप में सही आदेश नहीं है। अच्छा, वो संविधान के विरुद्ध आदेश हुआ है। 2008 में आदेश हुआ निजी क्षेत्र में, जबकि निजी क्षेत्र में अन्य संगठन अपनी मूर्तियां लगा रहे हैं, अन्य धर्म लगा रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं, जी, सब चीजें बन रही हैं, सब चीज बन रही है। इवन चौराहे पर रख देते हैं, वो नहीं हटाई जाती, सरकारी जमीन पर रख देते हैं, वो नहीं हटाई जाती, क्योंकि हम लोग अम्बेडकरवादी हैं। हम लोग ये माना जाता है कि ये लोग तो कानून के खिलाफ नहीं काम करेंगे और हम लोग करते भी नहीं है। तो वो मूर्तियों को अभी स्थापित होने में शायद समय लगेगा।
हमारी एप्लीकेशन गई हुई है और समय आएगा मूर्तियां भी लगेंगी। किस कहाँ पर एप्लीकेशन गई है और कौन उस पर रोक लगा रहा, कौन नहीं लगने दे रहा, इस पर यहाँ पर थाना स्तर से भी, LIU के स्तर से भी और जनपद स्तर से भी जो सहयोग था उन्होंने सहयोग तो किया, लेकिन क्योंकि वो जो आदेश है वो आदेश ही गलत आदेश है, इसलिए हम पुलिस को भी नहीं कह सकते कि उन्होंने सहयोग नहीं किया, प्रशासन को भी नहीं कह सकते सहयोग नहीं किया। यहाँ पर जो जिलाधीश थे, SSP, DM और जो यहाँ SO थे, सभी लोगों ने सहयोग किया था, लेकिन वो आदेश गलत है। वो आदेश को हम लोग PIL भी करा रहे हैं उस पर। तो आदेश जैसे ही वापस होता है निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही मूर्तियाँ भी लग जाएंगी। एक चीज़ मुझे और बताई गई है कि जो ये क्रांति स्तंभ बनाया गया है और जो इनके परिवारों के लोग थे, वो ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से क्रांति स्तंभ को देखने के लिए लोग आते हैं। इस बारे में क्या बात? देखिए, यहाँ अमेरिका से भी लोग आते हैं, इंग्लैंड से भी लोग आते हैं, फ्रांस से भी लोग आते हैं और विभिन्न यूनिवर्सिटीज से लोग आते हैं। यहाँ पर जो अभिलेख लगे हुए हैं वो बहुत ही मोटिवेशनल है। ये अपने आप में एक प्रेरणा केंद्र है। जब यहाँ आप आते हैं तो आपके अंदर कई गुना सामाजिकता की, कई गुना सांस्कृतिक जागरूकता आ जाती है आपके अंदर और प्रेरित होकर के यहाँ जाते हैं। यहाँ पर जो दुनिया भर के क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने चाहे बुद्ध हों, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हों, ज्योतिबा फुले हों, सावित्रीबाई फुले हों, चाहे चे गुवेरा हों, चाहे अब्राहम लिंकन, जिन्होंने दुनिया में एक स्थायी निशान छोड़ा दुनिया के चरित्र पर, उन सब लोगों के यहाँ पर अभिलेख लगे हुए हैं दीवारों पर। जो इसकी दीवारें आप देख रहे हैं, उन अभिलेखों को पढ़ने में ही आपको कम से कम 3 घंटे लगेंगे। और स्तंभ के ऊपर भी 14 अभिलेख लगे हुए हैं। किस तरह क्या पूरी घटना के बारे में भी लिखा हुआ है। यहाँ ये नहीं माना गया कि ये मात्र एक धर्म या मात्र एक जाति को लेकर के लिखा है। यहाँ जो भी आएगा उसको एक व्यक्तित्व विकास की प्रेरणा मिलेगी, सामाजिक विकास की प्रेरणा मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवियों के भी आपने लिखे हुए अभी जो जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तो शेक्सपियर का जो कोटेशन है वो कोटेशन यहाँ लिखा है। अब्राहम लिंकन का भी है, यहाँ पर चे गुवेरा का भी है। जितना भी क्रांतिकारी हैं जिन्होंने दुनिया में असर डाला है, उन सब की अच्छी बातों को कोट किया गया और उनको पत्थर पे लिखा गया है, पेंट से नहीं लिखा गया पत्थर पे, ताकि सैकड़ों साल चलता रहे। यदि मैं ये कहूँ कि संक्षेप में आप अम्बेडकरवाद को कैसे परिभाषित करेंगे? अम्बेडकरवाद तो इस देश के अंदर लोकतंत्र का, समतामूलक समाज का जो सपना है उस सपने को पूरा करता है। और इस देश के अंदर कोई ऐसा वाद नहीं है जिसमें दुनिया की सारी अच्छी चीजें हों और किसी का नुकसान नहीं है। एक परशुराम चतुर्वेदी प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, उन्होंने लिखा था कि जब मनु ने संविधान बनाया था तो डॉक्टर अम्बेडकर के पुरखों के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन जब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो मनु के बच्चों के लिए भी उतनी ही जगह छोड़ी है जितनी अपने बच्चों के लिए छोड़ी। तो इस मैं नहीं समझता कि मुझे वो सवाल करना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी सवाल है तो मैं पूछ लेता हूँ कि जो इस दौर में पिछले 1 दशक में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने की जो चर्चाएं चल रही हैं, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि यदि पिछले लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 बार ऐसा हो जाता तो बाबा साहब के संविधान को हटाकर उसकी जगह मनुवादी संविधान लाया जाता, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आज अम्बेडकरवाद ने इतना जागरूक कर दिया है इस देश के बहुजनों को और लोगों को समझ में आ गया है। यहाँ तक कि जो लोग अम्बेडकरवाद के खिलाफ थे या संविधान के खिलाफ थे, जो उनका पढ़ा लिखा आदमी है, उसको ये लगने लगा है कि हाँ, अम्बेडकरवाद तो हमारे भले के लिए भी है, उसको लगना। लेकिन उनके जो शरारती तत्व हैं, जैसे अभी देखा होगा अनिल मिश्रा जी ने कुछ कहा, अभी देखा होगा कई बाबा लोग हैं जो वर्ण व्यवस्था को दोबारा लाना चाहते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि लोकतंत्र है, कोई भी कानून बनता है तो राइट टू वोट का असर दिखाई देता है, संसद बनाती है उसको, सुप्रीम कोर्ट ही बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार ऐसा हुआ है कि संसद के कानूनों को पलटा है। जो बाबा साहब के जो कानून है, संविधान है, उसकी बहुत बड़ी जीत है। संविधान का राज चलेगा, मनुस्मृति का राज नहीं चलेगा। और अम्बेडकरवादी इतने कमजोर नहीं है कि संविधान को ध्वस्त हो जाने देंगे। भविष्य के लिए ये जो आपने क्रांति स्तंभ बनाया, भविष्य के लिए इसे और आगे बढ़ाने की कोई योजना है आपकी? किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, यहाँ जो ट्रस्ट के लोग हैं उसमें बहुत सारे उद्देश्य हैं। ये प्रयास किया जा रहा है, यहाँ डॉक्टर्स लोगों ने भी कहा है, वो ज़मीन भी देख रहे हैं कि एक मेडिकल कॉलेज भी यहाँ आसपास में बनाया जाएगा, डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा और भविष्य में हो सकता है यहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का भी
हम लोगों का प्रभाव बहुत अच्छा। और कोई साथी इस बारे में जो निर्माण किया देवेंद्र गया जी है, हैं, इन्होंने जो बहुजन स्तंभ ट्रस्ट बना, जो बहुजन क्रांति स्तंभ का निर्माण किया गया, उसका वैसे तो सब कुछ बता दिया है डॉक्टर साहब ने, लेकिन मैं केवल ये कहूँगा कि जो इसमें ईमानदारी से काम किया गया, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न चिन्ह किसी के पास नहीं है। यदि 1 रुपया भी हमारे पास कहीं से डोनेट में हुआ तो उसको भी हमने नेट के माध्यम से उसे दिखाया कि अपने पास कुछ नहीं रखा। लोगों ने फिर भी इधर उधर की बात की, इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ने वाला है, लेकिन चूंकि बहुजन क्रांति स्तंभ बना और इसका केवल एक मोटिव था कि जो 13 लोग शहीद हुए थे, उन 13 लोगों की शहादत दुनिया में बेकार न जाए। 2 अप्रैल 2018 को क्रांति हुई, लेकिन 2023 तक इस पर किसी ने कोई किसी ने कोई प्रश्न ही नहीं उठाया कि कोई इन लोगों की क्रांति बेकार चली जाने वाली है। कि हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को अच्छी रोजाना की टाइट मार के मछली चावल मिल गया, ठीक, मगर अपना निफरा मौज है और अपना रिजर्वेशन का फायदा ले रहे, टीवी बीवी में मस्त है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर देवी सिंह अशोक जी और राजकुमार बीपी अशोक जी के माध्यम से बात हुई तो उन्होंने ये बताया भाई ये क्रांति, ये जो 13 लोगों की शहादत है ये बेकार नहीं जाएगी। और जो आज कार्यक्रम हो रहा है लगभग 2022 में इसको प्रस्तावित किया गया था कि हम एक ऐसा क्रांति स्तंभ बनाएंगे जो दुनिया में देखने के लिए उन 13 लोगों की शहादत में बनाएंगे जो देखने के लिए दूर दूर से आएंगे, जिससे हम एक प्रेरणा बनेगी कि यदि कोई हमारे समाज पर कोई गलत दृष्टि से भी देखने की कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये इसी बात का प्रतीक है। बहुत अच्छी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्रोग्राम, जो ये क्रांति स्तंभ है। मैं आज ग्राम सराय स्याना, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में यहाँ खड़ा हूँ और ग्राम स्याने में ये क्रांति स्तंभ बनाया गया है, जहाँ दुनिया भर से लोग, या मतलब न केवल अम्बेडकरवादी बल्कि समता मूलक सोच के लोग, या जो धर्म के आधार पर समाज का निर्माण नहीं चाहते, धर्म निरपेक्ष जो शक्तियाँ हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचकर इस क्रांति स्तंभ की प्रशंसा कर रही हैं और उनका कहना है कि इसका विस्तार ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। यहाँ पर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज बनाने की भी बात हो रही है। और जो बहुजन क्रांति स्तंभ जो ट्रस्ट है वो इन सब के काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसकी योजनाएं चल रही हैं। और आसपास जो ज़मीन देख रहे हैं आप, यहीं पर कहीं मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाने का विचार है। और उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए ये जो शहीद हुए हैं, इनकी शहादत प्रेरणा का स्रोत रहेगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा। गांव सराय में जो ये क्रांति स्तंभ बना है, इसके पीछे की क्या कहानी है, और जो यहाँ पर देश विदेश से इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। चूँकि क्रांति स्तंभ के नाम से हमने पहले अशोक स्तंभ के बारे में सुना था, और एक और भीमाकोरेगाम में स्तंभ, और ये दुनिया का 3रे नंबर का या हिंदुस्तान का 3रे नंबर का ऐसा स्तंभ है जो, और अपने आप में क्रांति स्तंभ के रूप में ये पहला क्रांति स्तंभ है जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। और ये बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से प्रेरित है और उनके विचारों को, उनके संविधान की रक्षा करने के लिए, उन विचारों को फैलाने के लिए ये ट्रस्ट काम कर रहा है। तो दोस्तों देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।